अस्सलामुअलैकुम। जोर का जोर में एक बार फिर खुशामदीद। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। नाजरीन, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा स्पेसिफिक सा है क्योंकि बहुत ही एक अमेजिंग सी चीज़ देखने को मिली है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसके बारे में क्या एनालिसिस होगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो टीम है उसकी सिलेक्शन हो चुकी है। पाकिस्तान से कौन कौन खेल रहा है इस हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हाफिज साहब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अब यार सुनने में आया कि आप बहुत खुश हैं टीम की सिलेक्शन को लेके। देखिए, कुछ अच्छी सिलेक्शन भी है और बहुत खुशी वाला तो ऐसा मकाम नहीं है क्योंकि जब टीम का ऐलान हुआ है और उससे पहले जो बातें हुई हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी इस एतबार से, क्योंकि कुछ बड़े मुसद्दका ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर ज़राए ये बताते हैं, मैं इसको दोहरा रहा हूँ, कि वो ये चाहते थे कि बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप किया जाए। ऐसे ही सुनने में आया था, ड्रॉप किया जाए। और ये था कि कौन उसमें आया वापस, जो दूसरे उनके एक अहम हैं शख्स पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त, जो कि जिनकी इजाज़त के बगैर कोई पर भी नहीं मार सकता, उन्होंने वो आए, उसमें शामिल हुए और उन्होंने बाबर की और रिजवान की हिमायत की और वो इस स्क्वाड का हिस्सा थे। अगर बात रहती सिर्फ जो ज़राए ये बताते हैं कि सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, तो बाबर और रिजवान टीम का हिस्सा ना होते, वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 मैचों की सीरीज़ के लिए ड्रॉप होते। बिल्कुल। तो एक तो ये है। तो जब आप अपने दो बेहतरीन बल्लेबाजों के हवाले से ये राय रखते हैं और आप उनको ड्रॉप करना चाहते हैं, और उनको क्या ये पता नहीं होगा कि ये ड्रॉप करना चाह रहे हैं हमें? अगर बात आप तक पहुँच गई है, बात मेरे तक पहुँच गई है, तो फिर यकीनी तौर पर बाबर आजम और रिजवान भी इससे वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये ड्रॉप उनको करने की जो बात थी, ये फिर ख़त्म हुई जब एक बहुत ही अहम शख्सियत जो इस वक्त हैं उन्होंने, अब आप ये कहेंगे कि उनका बता दें, वो मैं नहीं बताता हूँ, वो मैं उसको थोड़ा सा ना होल्ड पे ही रखता हूँ। तो वो उनकी वजह से ये आए। तो जब आप अपने दो टॉप प्लेयर्स के बारे में ये राय रखते हैं और बगैर किसी मुतबादल के, बगैर किसी हिकमत अमली के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को देखा नहीं जा सकता। और फिर जो सिलेक्शंस हुई हैं उस पर भी आगे जाकर हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप फिटनेस की बात करते हैं तो फिर सवालिया निशान उठता है इसको देखकर। और जिस तरीके से आपने 1, 2, 3 विकेट कीपर इस टीम में शामिल किए हैं, वो भी सवालिया निशान है। मोहम्मद हारिस को आपने कैसे ड्रॉप किया है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हमारे साथ जनाब माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जो है उसका एनालिसिस हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, बिल्कुल खैरियत। सर, आप सुन रहे होंगे हाफिज साहब अभी अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि हमारे दो बहुत ही अहम जो हैं रिजवान, बाबर, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें मैच में ना रखने की जो है वो थोड़ी बहुत पेशकश की जा रही है, लेकिन फिर वो मैच का हिस्सा हुए। सिलेक्शन आपके सामने है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर ड्रॉप करना था तो मेरे ख्याल में मीडिया में ये कहानियां फ्लोट करके प्रेशर मजीद बिल्ड कर देते हम लोग सीनियर प्लेयर्स पे। फिर हाफिज इमरान साहब ने जब अपना तज्जिया दे दिया तो मेरे ख्याल में हमारे तो बड़े मोहतरम दोस्त हैं, तो मेरा उसमें तबसरा करना अच्छा लगता नहीं, लेकिन हाफिज साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमें पता नहीं होता कि किस वक्त क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या पॉलिसी है, कंसिस्टेंसी है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो ये एक अजीब व गरीब हम दौर से गुजर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो मैनेजमेंट आती है, जो सिलेक्शन कमेटी आती है, वो अपना नजरिया लेके चलती है। आई होप कि जो भी, मैं वहाब रियाज की सिलेक्शन से नाराज नहीं हूँ, ना उनकी सिलेक्शन को गलत कह रहा हूँ, लेकिन जो भी उन्होंने फैसले किए हैं फिर उन पर उनको कायम रहना चाहिए। ये ना हो कि एक सीरीज के बाद वो लड़का फिर मंजर से गायब हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में हमने यही देखा है कि चेहरे चेंज हो जाते हैं, हमें निज़ाम तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल में ऊपर से जो टॉप से जो चेहरे चेंज होते हैं, वहां से सारी वो पावर कॉरिडोर सारा वही होता है। प्लेयर तो वही है। आजम खान अफगानिस्तान के खिलाफ गालिबन रमजान का जो पहला वीक था, उसमें जो सीरीज हुई शारजा में, उस वक्त आजम खान खेले थे, लेकिन इस टीम में 3 विकेट कीपर हैं, 4 ओपनर्स हैं। तो मेरे ख्याल में
अगर शान मसूद को डाल देते आप एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि शान मसूद PSL भी खेलते हैं, शान मसूद अपनी काउंटी की तरफ से भी T20 फॉर्मेट में खेलते रहे, तो मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में एक हमें पक्का बैट्समैन चाहिए था, जो मुझे तो इस वक्त नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इफ्तिखार अहमद कभी बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी टीम को मुश्किल में छोड़ के चले जाते हैं। भट्टी साहब, ये जो आपने 3 विकेट कीपर्स की बात की है, एक फिटनेस का बहुत पाकिस्तान में शोर रहा, एक वक्त ऐसा भी था, और यहाँ पर आज़म खान की दोबारा टीम में शमूलियत और हारिस को जो ड्रॉप किया गया है, गो के चीफ सेलेक्टर साहब ने कहा कि हमने आराम दिया है, लेकिन अगर उनके आराम को भी देख लें या ड्रॉप को देख लें, तो आप इस सिलेक्शन को एक हारिस के ड्रॉप होने की और आज़म खान की, जबकि उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि आपने सुना ही है यकीनी तौर पर कि कुछ चंद दिनों में तो नहीं हो जाता, इस सिलेक्शन के हवाले से आप क्या कहते हैं? और साथ ही साथ जब आप इस सारी चीज़ों को देखते हैं, तो ये जो आपने ओपनर्स की बात की है इतने ज़्यादा की, और शादाब को उन्होंने कहा कि वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन हारिस के ऊपर वो अड़ गए कि उसको टेस्ट मैच खेलना चाहिए। देखिए, शादाब खान तो अगर फिट भी होते तो मेरे हिसाब से कि शादाब खान को तो अभी फिलहाल टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन हारिस ने भी पिछली सीरीज खेली थी, उनको भी पूरा चांस नहीं मिल सका, अचानक हारिस बाहर हो गए, या तो वो पिछली मैनेजमेंट जो थी वो हारिस को लेकर आई थी, इस मैनेजमेंट ने हारिस पर अदम एतमाद दिखाया, लेकिन बहरहाल हसीबुल्ला खुशी हुई कि चले बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, ये वो सूबा है जो जहाँ महरूमियों का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, तो उस सूबे का लड़का पाकिस्तान टीम में आ जाना। लेकिन जब हम फिटनेस की बात करते हैं, देखिए मेरे तो मोइन खान से सैंडी टर्म्स हैं, मैं अक्सर उनसे भी ये बात कहता हूँ कि अगर आप बात करते हैं कि हमारा फिटनेस लेवल विराट कोहली स्टाइल का होना चाहिए, तो फिर आजम खान को चले, इस वक्त वो जवान है, 23 साल के हैं, इतना उनको मसला नहीं है, लेकिन फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज तो वो कर रहे हैं, इसलिए कि हमने जब अफगानिस्तान की सीरीज में उनको देखा और अभी मैंने लास्ट वीक उनको नेशनल T20 में कराची में खेलते हुए देखा, तो मुझे ये लगा कि आजम खान ने मजीद वेट जो है अपना बढ़ा लिया है। वो शायद एज ए एथलीट जिस तरह अपने हाफिज इमरान साहब सुपर फिट हैं, वो फिटनेस लेवल उनका नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया और अपने जो कीमती ख्यालात हैं हमारे देखने वालों तक पहुंचाएं। ये है जी दूसरी बात जो भट्टी साहब ने की है। अभी पहले आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात की, उसकी भी स्टोरी भट्टी साहब ने की थी, ठीक है। और ये जो वाली है इस वक्त आजम खान की, देखें जब आप फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, जब आप विराट कोहली की बात करते हैं, जब आप दुनिया के बेहतरीन जो फिट खिलाड़ी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें इंग्लैंड हॉलैंड के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा फिट नज़र आ रहे थे पाकिस्तान जब वो वर्ल्ड कप खेले हैं, तो आप किस मायार पर लोगों को मुंतखब करेंगे फिर जब आप किसी एक खिलाड़ी को, जो कि ये नहीं है कि चंद दिन पहले पाकिस्तान की टीम में आया है, अगर आप उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर इतना ज्यादा समझौता कर लेंगे तो फिर आप दूसरों को कैसे कहेंगे कि आप अपने आप को फिट रखें। आप एक गलत मिसाल कायम करते हैं और उसके ऊपर फिर आप डट जाते हैं, मतलब बहुत सख्त अल्फाज हो जाते हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी होगी? अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, कौन कहता है जी कि उनके लिए 10 दिन हुए हैं या उनके लिए 15 दिन में वक्त कम नहीं, उनका अपना वजन कम नहीं कर सकता? क्यों नहीं हो सकता? उनको वक्त हो गया खेलते हुए, कई साल से लोग उन्हें PSL में देख रहे हैं, ठीक है। उनका जो T20 जब वो डेब्यू हुआ था, अभी यहाँ पे देखें, मेरा ख्याल है उसको भी 2 साल हो गए होंगे कम अज कम, और कुछ नहीं तो इस सूरत हाल में कि जब आप उनकी सिलेक्शन के ऊपर जाते हैं और आप अपने एक ऐसे विकेट कीपर को जिसको आप खिलाए जा रहे हैं, साथ लिए फिर रहे हैं, अभी तो वर्ल्ड कप में भी वो थे पाकिस्तान टीम के साथ मोहम्मद हारिस, तो किस बुनियाद पर ड्रॉप हो गए हैं वो? किसी को कोई समझ नहीं आती ना कि कैसे आप खिलाड़ियों को शामिल करते हैं, कैसे आप किसी को ड्रॉप कर देते हैं। तो इस चीज़ में क्लैरिटी की ज़रूरत है। एक तरफ तो आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहते हैं, सुभान अल्लाह, और दूसरी तरफ आप शामिल किसको कर रहे हैं? आजम खान साहब को शामिल कर रहे हैं। देखें, इस मुल्क में मिडल ऑर्डर में अगर कोई बहुत अच्छे बैटिंग कर सकता है, तेज़ी के साथ रन बना सकता है, तो आजम खान उनमें एक हैं। आजम खान उनमें एक हैं। ये गुज़िश्ता कई बरसों से मुझे जहाँ भी मौका मिला, जहाँ मैंने उसकी इस हवाले से ज़रूर बात की है, ठीक है। और बासित अली साहब ने बहुत पहले इसको मिस्टर सिक्सर का नाम दिया था, ठीक है। शुएब हबीब साहब ने भी इसको मिस्टर सिक्सर का नाम दिया था, लेकिन
आप इस हालत में कि जब आप इतने ज़्यादा सेहतमंद हों, आप उनको फील्डिंग कहाँ करवाएंगे? बिल्कुल। अगर आप उनको प्लेइंग 11 में डाल लेते हैं, आप उनको किस जगह पर फील्डिंग करवाएंगे? क्या आप उनको बहैसियत विकेट कीपर खिलाएंगे? अगर रिजवान आपकी फर्स्ट चॉइस हैं, अगर रिजवान चलें, हसीबुल्ला तो आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको फील्डिंग करते हुए दिखाई देंगे। बलूचिस्तान के लिए ये खुश आइंद ज़रूर है कि वहाँ से हसीबुल्ला टीम में आए हैं, और वो अगर आप उनको गुज़िश्ता कुछ माह से देखते हैं, कुछ अरसे से देखते हैं, तो वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन आप कहाँ पर खिलाएंगे आज़म खान को, फील्डिंग कहाँ करवाएंगे? और क्या आप ये तवक्को करते हैं कि जब आपके पास इतना सेहतमंद क्रिकेटर टीम में मौजूद हो तो आप दूसरों को कहेंगे जी आप अपना ज़रा फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखें? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस सिलेक्शन कमेटी के दौर में जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेली हुई है, जो ये दावा करते हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेटर हैं। वो मॉडर्न डे क्रिकेटर पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी ऐसे मुल्क में जो इस वक्त T20 क्रिकेट में या दुनियाई क्रिकेट में राज कर रहे हैं, जिनकी कामयाबियों की तादाद ज़्यादा है, जिनकी कामयाबियों में तसलसल है, जिनकी कारकर्दगी में तसलसल है, इंडिया को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, जनूबी अफ्रीका को देख लें, जहां ये जा रहे हैं न्यूजीलैंड, उनके क्रिकेटर्स को देख लें। इन सब टीमों में से कोई एक ऐसा क्रिकेटर दिखा दें जो आज़म खान की तरह का हो। हाफिज़ साहब, आपने भी बात किया कारकर्दगी की, हमें ज्वाइन किया अभी शबीर अहमद साहब ने, जो खुद एक टेस्ट क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपका? ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र, दुआ थी। सर सुना है आप बड़े जो है वो खुश हैं सिलेक्शन को लेके, जो भी अभी जितनी भी सिलेक्शन हुई है। मैंने हाफिज़ साहब बता रहे थे कि आप बड़ा खुश हैं, आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्त हो गया। अभी तो शुरुआत है, अभी जैसे ही वो खेलेगी तो फिर ही पता चलेगा ना कौन क्या करता है वहाँ पे। काफी ज्यादा विकेट कीपर भी माशाल्लाह 3-4 डाल लिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम तो हमेशा दुआ ही होती है पाकिस्तान के लिए, कोई बच्चा हो क्या हो, तो हमारे लिए तो यही होता है। सिलेक्शन वो एक अलग तरीका है उनका, जो सिलेक्शन कमेटी है, तो उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या जरूरत है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम पहला टेस्ट हारे हैं, तो वहाँ पे हमारा स्पिनर ही नहीं था, वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। तो ये छोटी छोटी चीजें नोट करनी होती है। नहीं तो आपको लगता नहीं कि अभी कोई कमी रह रही है इसके अंदर? कुछ सिलेक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई हैं। देखिए, किसी के बारे में तो ये बात नहीं की जा सकती, बल्कि अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है तो उसका नाम नहीं है, और जिसने परफॉर्मेंस नहीं दी है उसका नाम आ गया, तो वो एक अलग टॉपिक है, और उस पर हम कह सकते हैं वो ज्यादती हुई उस बच्चे के साथ जिसने रन किए हो या आउट किए हो। तो बेहतर था कि वो आते, सिलेक्शन उनकी होती और टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता। मेन होता टीम कॉम्बिनेशन की, आपको जरूरत क्या है, कहाँ की पिच है, और वहाँ पे क्या सूरत हाल, कैसी टीम आगे खेल रही, वहाँ पे स्पिनर हमें ज्यादा जरूरत है या फास्ट बॉलर ज्यादा जरूरत है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, फिर ही आपका टीम बैलेंस बनता है। शबीर साहब, ये जो आज़म खान की सिलेक्शन हुई है और जिस तरह से आपने कहा कि 2-3 विकेट कीपर डाल लिए हैं, अगर फर्स्ट चॉइस मोहम्मद रिजवान हैं तो यकीनी तौर पर वही खेलेंगे। जब आप किसी और विकेट कीपर को खिलाना चाहेंगे तो या तो फिर आप उसको बैसियत उसकी विकेट कीपिंग की जॉब नहीं लेंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जब आप फिज़िकल फ़िटनेस की बात करें, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, आप इंडिया की मिसालें दें, आप जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की मिसालें दें, और आप इंग्लैंड की मिसाल दें, तो आप फिर इस दौर में मॉडर्न डे क्रिकेट में तो ये फिर फिज़िकल फ़िटनेस वाला जो एक मंत्रा है वो कहाँ रह जाता है? मेरा ख्याल है कि पिछले 1-2 साल से फिटनेस टेस्ट भी नहीं हुए, तो अगर हम सिर्फ उसके जुस्से पे बात करें तो वो ज्यादती होगी उस बच्चे के साथ। पॉसिबल है वो इन सबसे ज्यादा उसका टाइम अच्छा हो, उसमें जो भी वो फिटनेस के वो पैरामीटर हैं उसमें वो पूरा उतरता हो, तो उसमें तो फिर ही बात हो सके उनका वो पूरा रिजल्ट आया हो। फिर ये तो हमारे जितने यहाँ पे ट्रेनर हैं या डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या फिटनेस टेस्ट लिया 2 साल से? मेरा उन्होंने लिया ही नहीं किसी। ये तो उनकी नहल ही कह सकते हैं। उनको इनका सभी का पहले टेस्ट लेना चाहिए, जो ऑफ सीजन है उनके लड़कों के, उनको तैयार करना चाहिए। अगर वो बच्चे के साथ ज्यादती, ये भी ज्यादती मैं कहता हूँ कि आप पैसे ले रहे हैं पीसीबी से और आप उनके टेस्ट नहीं ले रहे या उनके फिटनेस पे काम नहीं कर रहे। आपको चाहिए जो फारिग बैठे हैं, बच्चे नहीं खेल रहे, उनको अकेडमी बुलाएं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी जो स्किल्स हैं उनको बेहतर किया जा सके। तो आप उसे ये तनख्वाह के लिए ना बैठे, आप अपने काम के लिए भी थोड़ा सोचे। आप निकले बाहर कि आप सिर्फ जाके ऑफिस में बैठ के
लोगों की चुगलियां करें या किसी के बैक बाइटिंग करें, उससे बेहतर कि आप अपने जॉब की तरफ जाए, आप ग्राउंड में जाएं, आप कराची निकलें, मुल्तान निकलें, पेशावर जाएं, कोयटा जाएं, तो आप अपने उस रोजी को हलाल करें। अच्छा शबीर साहब, कथा कलामी की माजूद चाहता हूँ, ये आजम खान को कुछ हफ्तों के लिए पाशा भाई के ना पास भेजने, उनके पास ना भेज दें पाशा भाई के। बिल्कुल, डॉक्टर तसीफ रज़ाक हमारे पास बेहतरीन ट्रेनर है, वो हमेशा बगैर पैसों के भी हमेशा काम आते हैं, बल्कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा उनके पास जाते हैं कि यार मेरा ये मसला हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी बैठाए हुए डॉक्टर्स या दूसरे वो तो कभी काम नहीं करते, वो तो बस शाम को किसी महफिल में चले जाएंगे, वहाँ पे उनकी थोड़ी सी वो कराएंगे खिदमत, तो फिर वो अपनी नौकरी पास करते, वो अपने काम नहीं करते। डॉक्टर पाशा का ये है कि वो अपनी नौकरी से ज्यादा वो अपने इससे प्यार करते हैं, ट्रेनिंग से। वो मेरा ख्याल अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर तसीफ जो हैं वो हमारे 20 साल के जो प्लेयर हैं उनसे ज्यादा फिट है, बेशक वो 50 प्लस हैं, तो हम उनसे सीखते ही नहीं, सीखना पसंद है हमें, बस उससे कोई। हमारे हाफिज साहब ज्यादा फिट हैं प्लेयर से, आप देखें। अच्छा हाफिज साहब तो माशा ट्रेनिंग करते हैं डेली 4-4 घंटे, जब भी देखे जिम में होते हैं। अच्छा शबीर भाई, ये जो फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान ने मुंतखब किए हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप इससे मुतमईन? अगर हम देखते हैं तो इसमें आमिर जमाल को भी शामिल किया है, अब्बास आफरीदी आए हैं, ये PSL में इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, ठीक है जी। उसके बाद जमान खान भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, तो वसीम जूनियर भी हैं, जो पेसर्स हैं। आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक सिलेक्शन हुई है इस मामले में? देखिए, ये फास्ट बॉलर अच्छे हैं, हमारे सारे अच्छे हैं, सिर्फ इनके साथ थोड़ा काम करने वाला जो फास्ट बॉलिंग कोच होते हैं, जैसे हमारे साथ सरफराज नवाज थे, वो करते थे काम, या अफजाल भट्ट साहब थे, तो हमने वो ट्रेंड खत्म किया हुआ है। हम सिर्फ ये देखते हैं PSL में सिर्फ ऐसे आउट कर दिए और वह फर्स्ट क्लास में बेशक उसने कुछ भी ना किया, नहीं जी इसको सिलेक्ट कर लें। उनका फर्स्ट क्लास में जब आप खेलते हैं, लंबी बॉलिंग करते हैं, उसमें आपकी बॉडी का मोमेंटम बनता है। PSL में 4 ओवर में मोमेंटम नहीं बनता आपका, तो इसीलिए हम वर्ल्ड कप भी इसलिए हारे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर ने वो कारकर्दगी, हम 400-400 रन करवाते रहे, हालांकि हमारा मेन वेपन हमेशा फास्ट बॉलिंग होती थी, तो हमेशा बॉलिंग जितवाती थी। तो वो वजह ये थी कि हमारी बॉडी में वो इतना मोमेंटम नहीं था, जो हम करना चाहते थे बॉलिंग वो होती नहीं थी। बिल्कुल हम सिर्फ ये 4 ओवर किए, चले जी, हमारा वो 2-3 आउट किए मार दाड़ में, हमारा नाम बन गया, वो गलत काम हो रहा है। शबीर साहब, आपके कीमती वक्त का और आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, शिबा है ना जी कि इनको फिजिकल फिटनेस और जो लोग हैं, पाकिस्तान टीम की मेडिकल टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेडिकल टीम है, उसके ऊपर उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने ख्यालात का इज़हार किया। देखें, आज़म खान की बैटिंग की सलाहियत के ऊपर तो कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप एक टीम मुंतखब करते हैं और आप फिजिकल फिटनेस के पैमाने मुकर्रर करते हैं, तो उसके ऊपर आना चाहिए। कुछ सिलेक्शंस ऐसी हुई हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, जैसे साहिबजादा फरहान टीम में शामिल हुए हैं, नसीबुल्लाह शामिल हुए हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन जब अब इन सब को देखते हैं ना, तो अगर हम इसके 15 या 11 बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें आपको लगेगा जी कि एक तो नवाज़, फिर इब्रार के ऊपर कुछ सवालिया निशान है, शाहीन आफरीदी 1 आ जाएंगे, बिल्कुल, उसके बाद जमान खान 2, हारिस 3, ठीक है जी, फ़खर 4, और बाबर आजम 4, मोहम्मद रिजवान 5, इफ्तिखार 6, उसामा मीर 7, ठीक है जी। और फिर इनके साथ अगर आप देखते हैं तो ये अब किसको लाएंगे? फ़खर को डालेंगे, ज़रा आप लिखती चली जाए, ज़रा 11 बनाते हैं, मैंने लिखा हुआ 11 बनाते हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी 1, जमान खान 2, ठीक हो गया, हारिस रऊफ 3, बाबर 4, रिजवान 5, ठीक है जी, इफ्तिखार 6, ठीक है, उसामा लिखा तो नहीं पहले? लिखा हुआ, ठीक है जी। कितने हो गए? हमारे 6 हो गए। 6 हो गए, ठीक है। इसमें अब आप आगे हम कंटिन्यू करते हैं, अभी हमें ज्वाइन किया दोबारा से, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो टीम सिलेक्ट हुई है उसके मुतालिक सुनने के बाद भी खैरियत से होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हिसाब से तो बैलेंस टीम है, और वहाब ने जिस तरह वादा किया था कि वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका देंगे, उनको मौका दिया है। आजमाइशी एक सीरीज होनी चाहिए, ये ना सोचें कि हम 4-1 से हार जाएंगे, 5-0 से हार जाएंगे। अच्छे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को ट्राई करें और अच्छा बैकअप बनाएं, जिस तरह इंडिया ने, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने बनाया हुआ। ठीक है। अच्छा हाशमी साहब, जब हम आपने बैकअप की बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये जो सिलेक्शन है, जैसे मोहम्मद हारिस टीम के साथ ड्रॉप हो गए,
और उनको मुस्तकबिल कहा जा रहा था एक वक्त में पाकिस्तान का। इस टीम में 3 विकेट कीपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने शामिल किए हैं, तो आपको, और फिर आज़म खान की सिलेक्शन भी है, तो ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी होती हैं। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? इमरान, थोड़ा सा मसला सिलेक्टर्स के लिए ये था कि वर्ल्ड कप बहुत करीब है, 5 से 6 माह है, तो अगर किसी को रेस्ट कराते हैं, जैसे हारिस को करवाया और हसीबुल्लाह को चांस दिया, मेरे हिसाब से ये डिबेटेबल है। हारिस टीम के साथ चल रहा था, जैसे आपने कहा, उसको मौका एक और मिलना चाहिए था। न्यूजीलैंड में थोड़े ज्यादा मैचेस उसको मिलते। अभी नेशनल T20 में 300 प्लस उसने स्कोर किया, 140 के करीब का उसका स्ट्राइक रेट था, तो उसको नहीं हटाना चाहिए था। अब आपकी सिलेक्शन कमेटी अगर आगे चलती है तो उनको ये देखना होगा कि 50 ओवर्स का कौन अच्छा प्लेयर है। 50 ओवर्स में एक पाकिस्तान कप में सेंचुरी की थी हसीबुल्लाह ने, लेकिन नेशनल T20 को उसे सिर्फ 3 ही मैच मिले जिसमें उसने 80-82 रन बनाए, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन हारिस जब चूंकि चल रहा था तो उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आजम खान की जो सिलेक्शन है, आजम खान भी डोमेस्टिक क्रिकेट में लीग्स में काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। उसके फिटनेस के ऊपर एक सवालिया निशान था, लेकिन उसने अभी नेशनल T20 में 2-3 मैच बड़े अच्छे फिनिश किए और कराची ब्लूज को टाइटल दिलवाने में उसका बड़ा अहम किरदार था। एक ट्राई कर लें और उसको, जिस तरह आपने कहा कि उसको फिटनेस के बारे में उसकी बता दिया गया, अक्सर वो स्ट्रगल करता है दूसरा रन लेते हुए। आपको जरूरी नहीं है कि चौके छक्के ही मिलेंगे, लेकिन आपको कभी कभी डबल और ट्रिपल भी लेना पड़ेगा। लुक एट विराट कोहली, किस तरह उसने अपनी फिटनेस पे काम किया। वो भी इसी तरह का चबी था, इतना नहीं था लेकिन चबी था, और उसको लोग चीकू और मोटा कहते थे, लेकिन उसने अपने आप को फिट किया। सबसे ज्यादा दुनिया में डबल रन वही लेता है, तो आजम को भी इस तरफ गौर करना पड़ेगा। लेकिन वो अच्छा हिटर है और अगर वो उसको मौके मिलेंगे तो अच्छा फिनिश भी करेगा और यकीनन अपने फिटनेस पे भी काम करेगा। ठीक है शाहिद साहब, इसके साथ एक सवाल ये है, ये खासी बहस रही सिलेक्शन कमेटी में भी और जो दीगर बाइख्तियार लोग हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ड्रॉप करके कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनके बगैर T20 में आगे बढ़ना चाहते थे। तो आपकी क्या राय है, वाकई हम उस वक्त उस जगह पर हैं कि हमें इनके बगैर आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस वक्त, जबकि वर्ल्ड कप बिल्कुल एंड सर पर है? कुछ जैसे आपने अभी कहा कि वक्त ज़्यादा बाकी नहीं है। नहीं, वर्ल्ड कप के इतने करीब आप अपने अहम खिलाड़ियों को रेस्ट नहीं करा सकते, खुसूसन रिजवान और बाबर आजम जिनका प्रूवन रिकॉर्ड है, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं। ठीक है, कभी कभी उनका स्ट्राइक रेट मसला बनता है, लेकिन वर्ल्ड कप के इतने करीब आप रेस्ट नहीं करा सकते। ये जो सेलेक्टर्स थे उन लोगों ने मशवरा दिया था कि इस सीरीज में बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट करवाया जाए और यंगस्टर्स ट्राई किए जाएं, लेकिन इतने करीब वर्ल्ड कप के आप ये कर नहीं सकते। बैकफायर करता, ज़ाहिर चेयरमैन भी गैर मुस्तहकम है। अगर अभी हम यहाँ 3-0 हारेंगे टेस्ट सीरीज और अगर हम 4-1 या 5-0 हार गए न्यूजीलैंड से, तो न सिर्फ ज़का अशरफ अंडर प्रेशर आएंगे बल्कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और जितने भी कोचिंग स्टाफ है बड़ा अंडर प्रेशर आ जाएंगे। शाहिन शाह अफरीदी अंडर प्रेशर आ जाएंगे। उनकी बॉलिंग के ऊपर, उनकी फिटनेस के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो हम ऐसा रिस्क लेने के अभी काबिल नहीं है 5 से 6 महीने वर्ल्ड कप से पहले। एक और सिलेक्शन जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिबेटेबल है वो मोहम्मद नवाज का है। ये भाई अगला सवाल यही था। हाँ, अजीब पैसिव सब क्रिकेटर है, हालांकि इतना टैलेंटेड है। अभी नेशनल T20 में 2-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर जो बैटिंग भी करते हैं वो उससे ज्यादा बेहतर नजर आए। दानिश अजीज 191 रन, 14 विकेटें। मोहम्मद नवाज 191 रन, 5 विकेटें। इसी तरह कामरान गुलाम डोमेस्टिक क्रिकेट का बेहतरीन परफॉर्मर है, नंबर 2 था इस बैटिंग चार्ट में नेशनल T20 को। वो बॉलिंग भी अच्छी करता है, फील्डर भी अच्छा है। तो नाउ वी मस्ट लुक बियॉन्ड मोहम्मद नवाज। अच्छा, एक ये बताएगा कि जैसे चीफ सेलेक्टर ने कहा, शादाब का जब उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन जब हारिस की बात होती है तो कहते हैं तू टेस्ट खेल, वो भी तो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट ही है। बदयांती तो मैं नहीं कहूँगा, नाइंसाफी है कि हारिस रऊफ एक अच्छा वाइट बॉल का बॉलर है। उसको अभी सिर्फ उसने 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। आप अपने फर्स्ट क्लास से जो अच्छे बॉलर्स हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, जैसे खुर्रम शहजादे 160 प्लस उसकी विकेट थी, उसको आपको नजर आया कि उसने अच्छी बॉलिंग की। अगर उसको रेगुलर चांस मिलेंगे, आमिर जमाल को रेगुलर चांस मिलेंगे। इसी तरह समीन गुल है, 160-170 करीब विकेट्स हैं, इतना एज भी नहीं है उसकी। तो जिन्होंने फर्स्ट क्लास ज्यादा खेली हुई है उनको रेड बॉल पे रखें, जिन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा खेली है उनको वाइट बॉल में रखें। और हारिस रऊफ इज एन आउट एंड आउट वाइट बॉल बॉलर, उसको वनडे और T20 का हिस्सा रखें। अब वो टाइम आ गया, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप देखें। लेकिन पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला ये रहता है कि
चेयरमैन बदल जाएंगे तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बदल जाएगी, सारी सिलेक्शन कमेटी बदल जाएगी, कप्तान बदल जाएंगे। तो पाकिस्तान में इसीलिए कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती और हम व्हाइट बॉल और रेड बॉल के प्लेयर अलग नहीं कर सकते। लुक एट इंडिया, अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका को जिस तरह डिमोलिश किया है 116 रन पर, और कोई भी उनका अहम मेन बॉलर नहीं था जो वर्ल्ड कप में खेला था। बिल्कुल, आपने जरूर कहा शाहिद साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी शाहिद साहब। देखें जो टीम बनाने की, जैसे शाहिद साहब ना कि इंडिया ने अभी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो पहला उनका वनडे था वो 116 रन उन्होंने बनाए और उसके ऊपर अर्शदीप ने और अवेश खान ने विकेटें ली और अपनी टीम की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। देखें यहीं पर नवाज़ की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर भी सवालिया निशान ज़रूर रहेगा, जैसे अभी शायद हाशमी साहब जिक्र कर रहे थे ना कि डिबेटेबल हैं कि आप क्यों उन खिलाड़ियों पर, जब जिसका आपको मतलब लाइकिंग में कोई एक वजह होती है ना, आपकी पसंदीदगी की वजह क्या कारकर्दगी है या कुछ और है। अगर आपकी पसंदीदगी की वजह कारकर्दगी है तो फिर तो ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आप किसी और वजह से पसंद करते हैं या फिर जाती आपको जाती तौर पर पसंद है तो आपकी जाती पसंद तो टीम की पसंद के ऊपर नहीं आनी चाहिए ना, टीम की ज़रूरत के मुताबिक के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। नवाज़ की कारकर्दगी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको नज़र आता है कि वो उतने ज़्यादा अच्छे गेंद नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जैसे आमिर जमाल को मौका मिला है, अब्बास को मौका मिला है, ठीक है, हसीबुल्ला को मौका मिला है, ये अच्छी सिलेक्शंस हैं। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनको पीएसएल में लाहौर कलंदर्स ने भी पिक किया। को क्या ऐड नहीं करना चाहिए था इसमें? देखिए वो बुनियादी तौर पर टेस्ट मैच के बॉलर हैं, जैसे अभी शायद हाशमी साहब जिक्र कर रहे थे कि जो आपको अपने फॉर्मेट के हिसाब से प्लेयर्स का ये तयन करना पड़ेगा, इसका फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये वाइट बॉल, जैसे हारिस रऊफ हैं उन्होंने टेस्ट मैच खेलने से माजरत की, हाँ। इसी तरीके से खुर्रम शहजाद जो हैं वो लंबी बॉलिंग करते हैं। अगर आप उनको बचा कर रखें, उनकी एनर्जी को उनका बेहतर इस्तेमाल करें, उनको टेस्ट मैचेस खिलाते चले जाएं तो वो बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह नसीम शाह की अदम मौजूदगी में एक नए बॉल के बॉलर की पाकिस्तान को कमी महसूस हो रही थी, वो नसीम शाह का मुतबादल तो नहीं है, हाँ। लेकिन वो किसी हद तक उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये खुर्रम के बारे में ये कहना ज़रा कबल अज़ वक्त है कि आप उनको T20 टीम में भी शामिल कर लें, लेकिन वसीम जूनियर इनको भी अगर मौका मिलता है तो उनको अपनी कारकर्दगी का इजहार करना पड़ेगा, सलाहियतों का इजहार करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त टीम के साथ रहें। हारिस को देखें और प्लेयर्स को मौका भरपूर तरीके से मिलना चाहिए। मोहम्मद हारिस के हवाले से अभी तक वो एमर्जिंग एशिया कप हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, और आज आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैचेस के लिए टीम का ऐलान किया तो मोहम्मद हारिस टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये जो सिलेक्शन की पॉलिसी है इसको भी बड़ा क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। हर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट की बात तो ज़रूर होती है, लेकिन फिर वहाँ पर भी फिर आप ये अगर सिर्फ यही पैमाना है तो बाकी भी लोग फिर आवाज़ बुलंद करते हैं कि फ़लाने अच्छे किए हैं, फ़लाने अच्छा किया है, फ़लाने अच्छा किया है, उसको भी मुंतखब किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं जिन पर एक तफसीली गुफ्तगू और गौर खौज होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के क्रिकेट में आने वाले दिनों में बेहतरी आ सके। अच्छा हाफिज़ साहब, सिलेक्शन की बात हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त एक गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया जो खुद फॉर्मर चीफ सेलेक्टर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाफिज़ साहब, हारून भाई आप कैसे देखते हैं सिलेक्शन को? हारिस को ड्रॉप किया जो कि टीम के साथ थे मुसलसल, एमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान टीम के कप्तान भी थे, और फिर आज़म खान को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है जिनकी फ़िज़िकल फिटनेस के ऊपर हमेशा बात होती है, और वो जब से पाकिस्तान के लिए खेले हैं, जब उनका डेब्यू भी हुआ उस वक्त से लेकर आज तक उन्होंने उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। तो ये दो चीज़ें ज़रा आप बताइएगा कि ये जो अदम तसलसल है पाकिस्तान की सिलेक्शन में, और साथ ही ये भी बात है कि बाबर आजम और रिजवान के बगैर पाकिस्तान की टीम आगे बढ़ना चाह रही थी, टीम नहीं जो फैसला साज हैं। हाफिज देखें, सबसे बड़ा इशू, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली बिकॉज अब मैं उस पोजीशन पर नहीं हूँ तो मैं किसी दूसरे के बारे में कोई बात करूंगा तो ऑब्वियसली लोग ये समझेंगे कि शायद मैं उस पोजीशन में नहीं तो इसलिए बात कर रहा हूँ। लेकिन हमने जो बात बड़ी अच्छी की वो तसलसल की। देखिए यहाँ तो आप पहले किसी प्लेयर के ऊपर आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कर देते हो कि ये हमारा फ्यूचर है, जैसे आपने अभी हारिस का जिक्र किया, और उसके बाद आप एकदम से उसको अपने जहन से निकाल दो तो ये बहुत कुछ समझ में आने वाली नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो मुझे जिस तरीके से मैंने अभी स्क्वाड देखा है, मुझे तो उसमें 6 ओपनिंग बैट्समैन नजर आ रहे हैं जिन्होंने 6 ओपनिंग बैट्समैन सिलेक्ट किए, और इसमें सिर्फ 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिसमें इफ्तिखार, और मैं अगर आजम खान को कहूंगा तो आजम एक विकेट कीपर है। इस स्क्वाड में 3 विकेट कीपर्स हैं
तो इसका मतलब ये है कि 11 जब बनेंगी तो उसमें क्या 2 से 3 विकेट कीपर खेलेंगे, तो 2 विकेट कीपर जो है क्या वो फील्डिंग करेंगे। होता ही है कि जब आप सिलेक्शन करने जाते हैं ना तो सबसे पहले 11 बनाते हैं कि आपकी 11 जो है कौन सी स्ट्रॉन्ग 11 बनती है, और उसके बाद आप देखते हैं रिजर्व में कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है या इंजर्ड हो जाता है तो आपको 15 या 16 के स्पॉट में कौन कौन से लड़के ऐसे हैं जिनको आप रखें। तो मुझे तो चीज नजर आती है, ऐसी तो मुझे कोई चीज इसमें नजर नहीं आई कि कोई सोच इसके पीछे हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इन्होंने ये सोचा हो कि हमारे पास क्योंकि अभी जून में T20 है और जितने भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं हम इन सबको ट्राई करके देखें और इसमें से देख लेते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि अच्छे हैं और उनको आगे जाके अपने मिक्स का हिस्सा बना लेंगे। तो मुझे तो ये सोच नजर आती है, लेकिन ओवरऑल मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। देखें, लोग रिजवान और आजम की बाबर की बात करते हैं कि वो T20 में ओपन क्यों करते हैं, तो क्या वो T20 में ओपनिंग नहीं करेंगे? क्योंकि देखें ना, वो दोनों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है बेसिकली। जब वो लॉन्गर फॉर्मेट पे जाते हैं, चाहे वो वनडे हो चाहे वो टेस्ट हो, तो बाबर और रिजवान वो तो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। तो क्या वो इस T20 का हिस्सा एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बने? ये चीज आई थिंक इसको क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये दोनों जो है ओपन नहीं छोड़ते T20 में। आपको पता ही है, बाबर कैप्टन थे और रिजवान वाइस कैप्टन थे एट दैट पर्टिकुलर टाइम, या नहीं थे तो इसका स्पॉट का हिस्सा। तो ये वाली चीजें जो है वो सोचने वाली हैं। बाकी ओवरऑल डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को अगर आप देखते हैं, देखें इस दफा के जो नेशनल T20 मैंने देखा था, मैं तो उसको ये कहूँगा सबसे वीकेस्ट मैंने टूर्नामेंट अपनी पूरी इंटायर लाइफ में देखा है जिस किस्म का ये T20 का टूर्नामेंट हुआ। और इस अगर T20 के टूर्नामेंट के ऊपर अगर आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को लेके जा रहे हैं तो आई थिंक ये बड़ी सोचने वाली बात। आपके ख्याल में उसका मायार ठीक नहीं था? बिल्कुल भी ठीक नहीं था। टीमें 85 पे आउट हो रही हैं, 59 पे आउट हो रही हैं, और इवन अगर आप देखें भी तो जो पिचेस का मयार था वो इतना गैर मयारी था कि आपको लग ही नहीं रहा था। आपने फील्डिंग का मयार उसमें देख लिया, आपने बैटिंग की स्किल्स का मयार देख लिया, आपको तो कुछ नजर ही नहीं है क्योंकि आपकी टीमें ऐसे जगह से और ऐसे प्लेयर्स खेल रहे थे जिनको तो पहली मतलब देखा गया था। अब उसमें ऑब्वियसली जो अच्छे प्लेयर्स हैं उन्होंने तो परफॉर्म करना ही था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोहेल खान सबसे अच्छे यहाँ के परफॉर्मर रहे हैं, तो सोहेल खान कहाँ है? तो इसमें सर, अब्बास आफरीदी की सिलेक्शन के ऊपर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इन्हें? देखिए, अब्बास आफरीदी का भी मैं यही कहूंगा कि उसकी PSL के बाद की तो परफॉर्मेंस देखें ना, तो कौन सी कोई उसने बाद में कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। देखें, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोगों में ना 2 चीजों की सोच है। वो ये है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को आप मौका दे दें। जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को मौका देते हैं तो लोग कहते हैं ओ जी, इनको तो एक आध मैच में कर लिया या एक आध टूर्नामेंट कर लिया तो आपने उसको टीम में जगह बना ली। लेकिन इंटरनेशनल में लोग फेल होते हैं तो कहते हैं ओ जी, इसको किस बिना पे ले लिया था। अब अगर वहां से बात करते हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस पे लिया था तो फिर वो लोग उसको बात नहीं मानते। क्योंकि देखिए, अभी भी आप देखेंगे आपके जितने भी टेस्ट स्पॉट में डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस गए हैं वो जाके वहाँ स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना अभी तक। अगर आप देखेंगे तो कोई खास, अगर खुर्रम शहजाद की हम बात करते हैं तो ठीक है, आमिर जमाल ने विकेट ले लिए, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन क्या आपको नजर आ रहा है कि वो इस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं? पाकिस्तान का एवरेज पेस का जो वो रफ्तार थी जो फास्ट बॉलिंग, वो 132 133 है, इंक्लूडिंग शाहीन आफरीदी। वेरेज अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो 139 एंड देन जहां पर एक्स्ट्रा बाउंस होता है वहां वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। न्यूजीलैंड में जो ये सीरीज होगी उसमें ऑब्वियसली वहां भी ड्रॉप इन पिचेस होंगी, वहां के ग्राउंड छोटे हैं, मे भी ये वहां सर्वाइव कर जाए। बस मैं लॉन्गर रन में देख रहा हूँ कि क्या इस स्क्वाड में से जो भी प्लेयर्स हैं क्या वो लॉन्गर पिची होगी, क्या वो लंबा अर्सा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्या 1 या 2 टूर्स के बाद ड्रॉप हो जाएंगे। बिल्कुल हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, जैसे भी इन्होंने इजहार किया है, बॉलिंग भी कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी वीक है और उस हिसाब से अगर हम इसको देखें, आमिर जमाल का उन्होंने जिक्र किया, क्या कहेंगे? देखिए मीरब, एक बात ये, जैसे टेस्ट मैचेस का हवाला दिया है ना हारून रशीद साहब ने, कि पाकिस्तान की जो एवरेज पेस है, जो रफ्तार है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की, वो बहरहाल एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। और पर्थ पर जब आप खेलते हैं एक ऐसी पिचेस जहाँ पर आपको फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार हैं, आपको पेस एंड बाउंस मिलता है, वहाँ पर तो कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा कर लेते हैं आप। लेकिन जब आप आते हैं निस्बतन आसान पिचेस के ऊपर जहाँ पर बैटिंग फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी मदद नहीं होती, तो फिर आपका रियल टेस्ट उस वक्त होता है कि आप क्या वाकई वो कारकर्दगी दोहराते हैं या नहीं दोहराते हैं। जो सबसे अहम बात उन्होंने की है वो ये है इसके साथ कि पाकिस्तान क्या बाबर आजम और रिजवान के ओपनिंग पेयर के साथ जा रहा है, क्योंकि 6 ओपनर्स की निशानदेही की है हारून रशीद साहब ने, उनकी सारी ज़िंदगी ये टीमें बनाते हुए गुजर गई है।
कि वो चीफ सेलेक्टर रहे हैं, एक से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान और उस दौर में रहे हैं जब वाकई क्रिकेट की कुछ समझ आती और फिर डायरेक्टर अकेडमीज भी रहे हैं, डोमेस्टिक को बड़े करीब से देखते रहे, पाकिस्तान टीम के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो 6 ओपनर्स की जो उन्होंने निशानदेही की है, इसका मतलब ये है कि आप 11, अभी सुबह जब हम बात कर रहे थे तो एक ये जिक्र हुआ था कि आप 11 पहले बनाते हैं, और जो हम 11 बना रहे थे उसका भी मतलब ये था कि जब वो हमने कंप्लीट करना था, हम उसामा मीर पर थे। जब आप 11 बनाते हैं ना तो फिर आपको 16 बनाने में आसानी होती है। अब देखना ये है कि अगर आप आज़म खान को भी मिडल ऑर्डर में खिलाते हैं, फिर मुझे लगता यूँ है कि नंबर 1, 2 के ऊपर आप आएंगे, आपके दोनों ओपनर्स आएंगे, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। फिर हो सकता है आप नंबर 3 पे फ़खर को ले आएँ, ठीक है। फिर आपके इफ्तिखार आ जाएंगे 4 पर, फिर हसीबुल्ला, या इसको ऊपर रखेंगे फ़खर की जगह पर, या फ़खर को रखेंगे हसीबुल्ला की जगह पर। उसके बाद आ जाएंगे आज़म खान। तो कितने हो गए जी? ये हमारे हो गए जी 6। इसके बाद वो डालेंगे उसामा मीर को 7, 8 आ गए नवाज, ठीक है, 3 फास्ट बॉलर, ये 11 हो गए, ठीक है। ये 3 हारिस, शाहीन और जमान खान, ये 3 फास्ट बॉलर्स होंगे मेरा ख्याल है। अब इसमें कुछ 1-2 आपको नज़र आ सकता है कि कुछ रद्दोबदल, मेरा ये लेकिन ख्याल है बज़ाहिर ये नज़र आता है कि आप इस टीम के साथ जा सकते हैं अगर आपने साइम अयूब को खिलाना है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है साइम अयूब की, क्योंकि इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू होती है तो वो साइम अयूब पर होती है। तो क्या आप साइम अयूब को 1 डाउन खिलाते हैं या हसीबुल्ला को खिलाते हैं? आप फ़खर जमान को मिडल ऑर्डर में रखते हैं या फिर आज़म खान को रखते हैं? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ा इम्तहान होना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान टीम की जो टीम मैनेजमेंट है ना उनका, क्योंकि साइम को भी आप चाहते हैं कि मौका मिले और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी सलाहियतों का इजहार करें, आप उनको मुस्तकबिल भी देख रहे हैं पाकिस्तान का। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं। वैसे साइम के दरमियान भी मेरा ख्याल है टाई होगी कि ये साइम को खिलाते हैं, उनको खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं। इसी के साथ आई हैव टू रैप अप द शो। लेकिन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का सबसे अहम जो हिस्सा था वो ये लास्ट वाला था, क्योंकि प्लेइंग 11 का हाफिज़ साहब ने अपना तज्जिया दे दिया और यकीनन 80% नहीं तो 85% लाजमी जो है वो इसी में से सिलेक्शन होगी। बाकी जो है वो देखा जाएगा क्या होता है। पाकिस्तानी क्रिकेट में कभी भी कुछ भी सरप्राइजिंग सा हो जाता है। हाफिज़ साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।